नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल का दावा है कि लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। तो क्या वाकई वोट चोरी हो रही है या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। कर्नाटक में आनंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान गोदाबाई का एक वीडियो दिखाया जिसमें उन्होंने कहा, मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिन बनाया गया, 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब चुनाव आयोग के भीतर से उन्हें मदद मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, हर राज्य में वोट चोरी की गड़बड़ी हो रही है। यह पिछले 10 साल से चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। राहुल गांधी के एलिगेशन के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का भी वोट डिलीट नहीं कर सकता। आयोग ने कहा, राहुल गांधी के आरोप निराधार है। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हताशा बढ़ती जा रही है। कर्नाटक की जिस आनंद विधानसभा सीट पर वोट काटने का आरोप भी लगा रहे हैं, इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीता था। क्या वो वोट चोरी कर चुनाव जीता था? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए तो
कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया। राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। राहुल गांधी के आरोपों पर दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वे कोर्ट क्यों नहीं जाते? बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिट एंड रन पॉलिटिक्स कर क्या देश को गुमराह करने जैसा नहीं है? राफेल, पेगासस, चौकीदार चोर, सावरकर जैसे मुद्दों पर भी वे आरोप लगाते रहे हैं और कई बार उन्हें अदालत में सफाई देनी पड़ी है। दूसरा, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी समझना होगा कि विपक्ष की शिकायतें सिर्फ राजनीति नहीं, लोकतंत्र की सेहत का संकेत है। विपक्ष का यह हक है कि वह सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए। इसलिए किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोप सच है या नहीं, यह तो जांच और अदालत ही तय करे। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और जनता के भरोसे को बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सवाल ये भी है कि सरकार विपक्ष के आरोपों की जांच कराने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती? ये भी सरकार की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, निशाने पर सीईसी आ जाते हैं और इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि बिहार की बात करें, एसआईआर की बात करें और इसको लेकर वोट चोरी का जो ये पूरा मामला है, ये देखिए विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इसे कहीं से कहीं तक विपक्ष जो है बिल्कुल नहीं छोड़ पाएगा। इस पूरे इलेक्शन में बिहार में मुद्दों से ज्यादा जो चर्चा है, जो सुर्खियों में है, वो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा है। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, उसकी तो तैयारी है ही, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने सीधे सीधे, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन होता था, अब तो सीधे जो इलेक्शन कमिश्नर के कहना चाहिए चीफ हैं, सीधे ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है। सीधा सीधा उन्होंने नाम लेके बोला कि आप उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। ऐसे कौन से सबूत हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, उन्होंने बहुत कुछ सामने रखी भी है और आने वाले समय में कहा भी है कि इसको हम खुलासा करेंगे। एक समय सीमा उन्होंने दी है कि बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियर कर दीजिए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन आपत्ति यही है कि जो डेटा, जो चीज़ें, जो मांगे विपक्ष की हैं, वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर बात नहीं कर रहा है, उस पर जवाब नहीं दे पा रहा है और इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। अब जो सीधे आरोप हैं वो वाकई क्या सिर्फ चुनावी बयानबाजी हैं? राहुल गांधी जो कह रहे हैं उन तथ्यों को देखा जाए तो हाँ, कोई तो बात होगी, क्योंकि कोई नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से तो इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकता इलेक्शन कमीशन पर। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और इसका कितना प्रभाव, क्योंकि ये अब जो इलेक्शन है बहुत ऐसी जगह पे आ गया है कि अब सबकी नज़रें हैं और अब सबको लगने लगा कि वाकई यदि वोट चोरी है तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में राजेश कुमार दुबे। राजेश जी का भी बहुत स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रेम सागर यादव। प्रेम सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आप ही से। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये एक तो वोट चोरी का मुद्दा बिहार में लगातार एसआईआर को लेके जो चलता जा रहा है,
बम बम फूटने की बात आ गई, हाइड्रोजन बम आ गया, आप लोग कहते हैं सुतली बम था, फुलझड़ी बन गई। तो चलिए ये तो खैर ठीक है, आप लोगों की एक भाषा हो सकती है पक्ष विपक्ष की, लेकिन राहुल गांधी जिन तथ्यों को दिखा रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, उन लोगों को सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जो कह रहे हैं कि उनका नाम काटा गया है, और बहुत सारी बातें भी हैं। और अब तो उन्होंने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। तो ये क्या आपको लगता है कि ऐसे ही कह देंगे? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आरोप आप लोगों पर भी आया कि संरक्षण है, मिलके काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन और सत्ता पक्ष। देखिए इस चीज पे क्लियरिटी की बहुत जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है जो तथ्य या जो आंकड़े जो ये बात मांग रहे हैं या देखना चाहते हैं, उसमें आपत्ति कहाँ है? राखी जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरा नतमस्तक प्रणाम, साथी वक्ताओं को मेरा नमस्ते, आरपी श्रीवास्तव जी को सादर प्रणाम। अब राखी जी, अगर हम पिछले 2 इसके बमों की बात करें जो राहुल गांधी जी लेके आए थे, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, वो फिर से क्या, वो जो हमारे बचपन में ना 10 पैसे का एक बीड़ी बम आता था, वो बड़ा तेज आवाज करता था, छोटा होता था, लेकिन जब वो फिक्स होता था तो जरा भी आवाज नहीं होती थी उससे। तो राहुल जी आदतन वही काम करने में लगे हुए हैं। सीधा सा प्रश्न है कि क्या राहुल जी एफिडेविट दे करके अदालत में जाएंगे? हमारी जो न्याय व्यवस्था है या हमारी जो व्यवस्था है इस देश को चलाने की है, अगर आप किसी संस्था, संवैधानिक संस्था या किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्राइवेट संस्था से आप असंतुष्ट होते हैं तो आप न्यायालय में जाते हैं, हलफनामा देते हैं और फिर न्यायालय से अपने न्याय की मांग करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है। और अभी आपके उस स्टिंगर में जो आपका भी चल रहा था, बीट जो चल रही थी एक कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उसमें हमारे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने जो बातें रखी, अगर आप विपक्ष उसको मान ले अतिशयोक्ति, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ नहीं जिसमें, लेकिन क्या राहुल जी एक बार भी सदन, न्यायालय या न्यायाधीश का उन्होंने नाम लिया या कुछ बताया कि जिसपे कि वो जाकर के अपनी जो है मांगे रखेंगे या वो संवैधानिक संस्थाओं में जाकर के भरोसा जताएंगे? थोड़ा सा बिहार का भी आपने नाम लिया, सजा याफ्ता राहुल यादव, सजा याफ्ता कह रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, लालू यादव जी ने एक बात बोली अपने सुपुत्र को कि इनका साथ छोड़ दो, और संबंधित सुपुत्र जो है पुनः यात्रा लेके निकले हैं ताकि उनका जो बैकलॉग है, जो राहुल जी के साथ चलने से जो उनको नुकसान हुआ था, वो पूरा हो जाए। तेजस्वी जी ने राहुल जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता बिहार में तेजस्वी जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। 100 सीटों की मांग है, 243 पे आरजेडी लड़ने के लिए तैयार है, 100 सीट कांग्रेस को कहां से देगी? तो अब आने वाला समय बड़ा रोचक हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम, आइटम बम, जो आगे जितने भी बम राहुल जी लेके आएंगे वो सारे के सारे फिक्स हो जाएंगे। आइटम बम नहीं आ रहा सर। हाँ। प्रदीप जी, जो भी बम आ जाए, नहीं जो भी बम आ जाए, मैंने एटमिक बम कहा, ठीक है। उनका एक वक्तव्य आज डिजिटल मीडिया के कंटेंट पे बड़ा वायरल हो रहा है कि मेरा काम हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना नहीं है। तो भैया, लोकतंत्र बचाना नहीं है, इस पे बाकी वक्ता बोलेंगे तो मुझे सुनने का अवसर मिलेगा। और फिर कहते हैं कि मेरे पास भर भर के सबूत है। भैया, उस भर भर के सबूत का एक छिछला सा भी तो सबूत आप लेके जाइए अदालत में। आप अदालत में जाइए तो सही, उस पे आप नहीं जाएंगे। और उससे भी गंभीर विषय वो ये है कि कांग्रेस के इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने बड़े बड़े वकील कांग्रेस में हैं, इतनी पुरानी पार्टी है, पूरा का पूरा 65 साल 55 साल तो निर्बाध रूप से, और फिर 10 साल और उसमें जोड़ दिया जाए तो इन्होंने शासन किया है। और वो मतलब क्षमा चाहूंगा, 55-60 जो भी साल इन्होंने शासन किया है, उस पे इनको सरकार चलाना, सरकारें गिराने का काफी अच्छा अनुभव है। इन्होंने मैनिपुलेट भी किया है। ऐसा व्यक्ति जो कि वकील नहीं था या जिसको अदालत का कोई संज्ञान नहीं था, उसको इन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश भी बनाया है। तो कांग्रेस की महिमा अपरंपार है। पता नहीं वो महिमा किस गर्त में चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है क्योंकि राहुल जी की इन बचकानी हरकतों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। कांग्रेस के प्रदीप जी, कार्यकर्ताओं का क्या, नहीं रिपीट कर लेने दीजिए राखी जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर इसी तरह से गिरता रहा तो कांग्रेस को इस बार जो 99 सीटें आई है वो बच के 19 में रह जाएंगी। 19 तो उनका मनोबल गिर कहाँ रहा है? वही तो मैं कह रही हूँ, कहाँ मनोबल गिर रहा है? वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है,
वो तो कह रहे हैं कि हम तो हाइड्रोजन ठीक बम है, फोड़ के ही एक रहेंगे, मिनट। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास अरे, चीजें तो हैं। वो कॉन्फिडेंस, राखी जी वही कॉन्फिडेंस चुनाव के परिणामों में कहाँ दिखता है? और जिस सीट को लेकर उन्होंने नजीर पेश की है, आज राहुल जी ने जिस सीट को लेकर के एग्जाम्पल दिया है, वो सीट तो वो जीत चुके हैं। तो कम से कम होमवर्क तो प्रॉपर होना चाहिए ना। और राहुल जी का एक स्टेटमेंट शायद आपने नोटिस किया होगा, 10 से 15 सालों से, तो हमें तो 11 साल हुए हैं, उनको 4 साल में इतनी उन्हीं की सरकार की उस समय संज्ञान नहीं आया। वो आरोप लगा रहे थे कि 10 से 15 सालों में बहुत वोट चोरी है, जो भी वो आरोप तो खैर वो लगाते रहते हैं। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि इनके जो परामर्शदाता है उन्होंने इनको इतना बोला है कि इस बार अदालत में मत जाइएगा, नहीं तो जैसे चौकीदार चोर है में आपको माफी मांगनी पड़ी थी, नाम में आपको माफी मांगनी पड़ी थी, रफेल वाले मामले में आपको माफी मांगनी पड़ी थी, इस बार भी माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। इसीलिए ये क्या है कि ये काइंड ऑफ सॉफ्ट हिट एंड रन कर रहे हैं, हिट एंड रन, हिट एंड रन। अभी देखिए आने वाले जितने भी बम आएंगे वो सारे फिस्सी होने वाले हैं। हम लोग चर्चा के लिए, मुझे पूरा भरोसा है राखी जी अगली बार आप जरूर बुलाएंगी और सम्मानित पैनल भी रहेगा, ताकि हम लोग फिर से उसी विषय पे चर्चा करें। चलिए ठीक है, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, आपको जो जो बम लाने हैं लाइए। सत्ता पक्ष को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है आप जो भी बम लाएंगे वो सारे फुस हो जाएंगे, कुछ नहीं होना। बट बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों की जो डिमांड है और सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा देना, सर समझिएगा, कहा तो देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिनका काम बहुत अलग है, जिन पर सवाल उठाना मतलब हमारी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा देना। लंबे समय से ये चीजें चली आ रही हैं, लेकिन जो विपक्ष है या आप लोग हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि एक समय सीमा उनको दी गई है कि आप इतने इतने वक्त में ये सारी चीजों को सामने ला दीजिए, नहीं तो हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं सर, कहां से ऐसा कोई इनपुट है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए दावा कर रही है, वो कह रही है, सीधे उनका चैलेंज है कि कुछ है तो आप लोग रखिए ना, आप फोड़िए बम, हम देखेंगे। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी हो गई हैं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर वाकई यदि वोट चोरी हो रही है तो ये आ जाए सबके सामने। जी राखी जी, देखिए जो ये वोट चोरी का मामला है उसको जब फर्स्ट फेज में राहुल जी ने रखा था तो उसका सारा डाटा के साथ उन्होंने, और वो सारे डाटा जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर और चीजों पर उपलब्ध हैं, उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, उससे लेकर के उन्होंने रखा था। और उसके बाद जो है जिस तरह से ज्ञानेश जी आए और तर्कहीन बातों को रखा, किसी भी उठाए गए प्रश्न का समुचित जवाब न दे करके जिस तरह से एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह, राजनीतिक दल की तरह जिस तरह से भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, और जिस वो आपके सामने है। उन्होंने उस समय एक बात उठाया था कि हमारी बहू बेटियों और जो महिलाएं हैं, मतदाता हैं, उनकी फोटो सार्वजनिक कर रहे हैं, इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए। अरे अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें जो भी महिलाएं सांसद के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में या लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने वोट दिया, वो जो है तस्वीरें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर नहीं चले? आप बताइए। तो इस तरह से अपने एक, जिस तरह से हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और उसमें जिस तरह से निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव आयोग को, और अगर प्रमाण के साथ वो नेता विपक्ष लोकसभा प्रमाण के साथ जनता की बात को अगर उठा रहे हैं तो उसका समुचित आप जवाब दे दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। और चाहे जो हो, न्याय के सिद्धांतों पर सबको खरा उतरना पड़ता है और अपनी विश्वसनीयता को सबको प्रमाणित करना पड़ता है। राजेश जी, राजेश जी ठीक है, आप देखें, एक सेकंड सुनिएगा बस। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार पर जो आरोप हैं वो कह रहे हैं, आप लोगों ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जो ये सीईसी हैं वो वोट चोरी जो कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं या उनके साथ मिली भगत है या जो भी, ये आप लोगों के आरोप हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम ये सारे आरोप गलत हैं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब ये जो कहते हैं ना, जब किसी पर आरोप होता है तो उसको आना पड़ता है सामने गवाही देने की, भाई मैं गलत नहीं हूं, तो इलेक्शन कमीशन अपनी गवाही दे दे, इस चीज की आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका भी तो कोई सबूत चाहिए। जी सही कहा, सही प्रश्न आपने उठाया।
और आप एक बात बताइए कि हमारे यहाँ न्याय के सिद्धांत में, हमारी भारतीय न्याय पद्धति जो रही है, न्याय मीमांसा के जो भी सिद्धांत हैं और वर्तमान भी न्याय प्रणाली है, उसमें साक्ष्यों के दृष्टि से अगर देखा जाए, तो प्रमाण के दृष्टि से देखा जाए, तो प्रत्यक्ष से बड़ा पुष्ट कोई प्रमाण नहीं होता। आज राहुल जी ने जिन बातों को उठाया, तमाम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जिस स्टेज से वो चुनाव आयोग से प्रश्न कर रहे थे और चुनाव आयोग की मिली भगत से एक राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी में संलिप्तता में कायम रहने की जो बातें वो कर रहे थे, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में तमाम लोगों को उन्होंने प्रस्तुत किया। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? और आपने देखा कि कोई 4 बजे भोर में उठ करके किसी 12 सेकंड में, 15-14 सेकंड में 2 वोट गायब कर दे रहा है, कोई पड़ोसी का गायब कर दे रहा है। जब उससे पूछा जा रहा तो कह रहा हमने तो नहीं किया। तमाम वो सारे जो मोबाइल नंबर्स यूज किए गए, लोगों के मतदाता सूची से नाम डिलीट करने में वो सारे मोबाइल नंबर बंद पड़े हुए हैं और वो लोकल मोबाइल नंबर नहीं है। तो क्या लोकल स्तर पर ही तो मतदाता सूची तैयार होती है और लोकल स्तर के ही सारे जो है तंत्र काम करते हैं ना, जो जा करके ये दिल्ली में बैठ करके और इंस्ट्रूमेंटल तरीके से और प्रायोजित तरीके से काम होता है। तो इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए ना। ठीक है। आरोप तथ्यहीन नहीं है और तर्कहीन नहीं है, साक्ष्यों के साथ है, पुष्ट प्रमाण के साथ है और आज तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने सारी चीजों को रखा। और ये जो रखा उन्होंने बतौर केवल आरोप करने के लिए या राजनीतिक दृष्टि से नहीं रखा, बल्कि हमारी जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है वो निष्पक्ष रूप से अबाध गति से चलती रहे और किसी के अधिकार पर कोई चोरी करके डाका न डाले, इसके लिए वो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ये तो जनहित में उठाया गया मुद्दा है। ठीक है, चलिए राजेश जी वापस आऊंगी। प्रेम सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है, आप सब लोगों के लिए ये मुद्दा बहुत अहम हो गया। बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के इस विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये आप लोगों के साथ साथ मतलब एक समझ लीजिए कि ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ इतनी सी भी चीज यदि माइनस में चली गई, मान लीजिए यदि कोई सबूत नहीं आए या वोट चोरी को लेकर ये साबित हो गया कि ये गलत था, विपक्ष सिर्फ झूठे आरोप लगा रहा था, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो चीजें लगातार आ रही हैं, इसका पटाक्षेप कैसे होगा, कैसे करेंगे? आप लोगों के लिए तो है ही ये चीजें कि क्लियरिटी से सबूत रखें, सत्ता पक्ष के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है कि भैया हम करें क्या। और इलेक्शन कमीशन तो है ही, क्योंकि आरोप दोनों पर आए ना। देखिए, सबसे तो पहली बात है, राहुल गांधी जी कोई आम नागरिक है नहीं। राहुल गांधी जी इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और जिसपे आरोप लगा रहे हैं वो भी कोई आम नागरिक नहीं है। पूरे चुनाव आयोग पे ये आरोप लग रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी बिहार में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, दिल्ली में हुई है, हरियाणा में हुई है। और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि उस पराका है, कोई खराब पराका है, तो कोई ये पराका है। अब कौन सा पराका कितना अच्छा है और कितना बड़ा बम ये फोड़ते हैं, ये पूरी देश जान रही है और देख रही है। इस पे हम विशेष बोलना भी नहीं चाहेंगे। हो सकता है इनको अच्छा पराका और अच्छा बम बनाने का अनुभव हो, उस पे हमको नहीं जाना है कि कौन सा पराका फूस है। दूसरी चीज है कि आप सभी लोगों ने देखा कि मरे हुए लोग, यानी जिनको वोटर आईडी में मार दिया गया, उन लोगों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में अपने आवास पर बुलाकर उनके साथ चाय पिया और ऑन कैमरा वो गजते स्वीकार करते हैं कि हम बिहार में वोटर लिस्ट हमको मार दिया गया मगर मैं जिंदा हूं। और ये कई चैनलों पर भी दिखाया गया। वोट चोरी ये पूरे जन जन में, हर युवा, हर यूथ जो है, हर नागरिक जान रही है कि बीजेपी किस तरीके से सत्ता में आई है, किस तरीके से अफवाह फैलाकर आई है, किस तरीके की जुमला फैलाकर सत्ता में आई है। और उस जुमले को
पूरी देश और बिहार की जनता उस जुमले को जान चुकी है कि इसकी कथनी और करनी बहुत दूर दूर तक है। कहीं कोई रोजी रोजगार की बात नहीं होती है। जब भी इनसे कोई बात पूछिए, जब भी कोई संवैधानिक संस्था पर आप उंगली उठाइए, तो ये लेके चले जाते हैं कि राजद का गठबंधन बिहार में, कांग्रेस का गठबंधन बिहार में इतने सीट हैं तो उतने सीट हैं। अरे एक सवाल आज का मुद्दा कहाँ है कि आपको बीजेपी कितना सीट पे लड़ेगी और राजद कितने सीट पे लड़ेगी, या कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी, या जदयू कितने सीट पे लड़ेगी? ये मुद्दा कहाँ है? मुद्दा है कि लोगों की वोट की चोरी हो रही है, लोगों के अधिकारों की चोरी हो रही है, संविधान की चोरी हो रही है। और आप बता रहे हैं कि जो है हमारा स्तर गिर रहा है। अरे आपका 400 पार का नारा क्या हुआ? आज आप बैसाखी पे सरकार बनाए हुए हैं। मोदी जी की यही लोकप्रियता है कि आप बैसाखी पे चल रहे हैं। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू पकड़े हुए हैं और एक बैसाखी नीतीश कुमार पकड़े हुए हैं। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। आपके सारे वादे फ्लॉप कर गए। ना लोगों को आप 15 लाख रुपया दे पाए, ना 2 करोड़ रोजगार दे पाए। प्रदीप जी आ रही हूँ, एक केवल सेकंड। लोगों को दिया है, अगर लोगों को कुछ दिया है तो केवल ताली और थाली बजवाने का काम किया है। इसके अलावा तो कुछ आपने दिया नहीं। आपके पास कोई भी ऑथेंटिक मुद्दा नहीं है। रही बात जो चुनाव आयोग है, उसके लिए हमने बिहार में जो SIR हुआ है, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को भी उठना टेकना पड़ा है। जो 12वां दस्तावेज आधार कार्ड है, जो हम लोगों का शुरू से मांग रहा है कि आधार कार्ड एक ऑथेंटिक आई कार्ड है। उस पे हम बैंकों में खाता खुलवाते हैं, उससे राशन कार्ड बनता है, उससे पेंशन बनता है, रजिस्ट्रेशन में जो अगर हम लोग खेत लिखा पढ़ी करवाते हैं, चाहे मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी बनवाते हैं, तो आई कार्ड के तौर पे आधार कार्ड को माना जाता है। और आप लोगों ने विरोध किया कि नहीं, आधार को हम लोग नहीं मानेंगे। मगर हम लोगों की जीत हुई, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव की जीत हुई, महागठबंधन की जीत हुई और हमको संवैधानिक जो न्यायपालिका है उस पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। और आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ठीक और है। हम लोगों को आधार 12वां डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप स्वीकार भी किए। ये सब लोग जान रहे हैं आज आधार कार्ड को SIR में लिया गया है। इसीलिए बात मुद्दों का कीजिए। हम तेजस्वी यादव जी का बस साथ हमारा मुद्दा है। दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई और सुनवाई और कार्रवाई के अलावा हमारी सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर बात करते हैं तो पिछली सरकार और नेहरू की बात करते हैं। आपने क्या किया 12 वर्षों में बिहार के लिए? एक सुई का फैक्ट्री खोलने का काम नहीं किया, कोई रोजगार रोजी देने का काम नहीं किया, और केवल आप अपना बयानबाजी देते रहिए और वो भाषण सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए प्रेम सागर जी वापस आऊंगी। कुमार विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कुमार विवेक जी, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये अपनी अपनी बात रखेंगे, हमेशा ही होता है। बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत अहम है। किसी भी स्टेट का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर फिलहाल मुद्दों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और पहले नंबर पर यदि कोई मुद्दा गरमाया है तो वो वोट चोरी का है। बार बार ये बात आती है कि सत्ता पक्ष, इलेक्शन कमीशन मिलकर काम करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास सबूत हैं, वो कह रहे हैं हम गुनहगार हैं ही नहीं, हम सारे आरोपों को खारिज करते हैं। तो फिर ये जो लोग आ रहे हैं, जिन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, जो राहुल गांधी साक्ष्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कौन सच्चा कौन झूठा? क्या जो लोग प्रस्तुत किए जा रहे हैं या जो सामने आ रहे हैं, क्या वो झूठे हैं? क्यों इस मामले को एकदम इतना उलझा के रखा गया है? जी राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने हमें इस शो पे बुलाया। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हम अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं कि मैं मेरी सोच से, मेरी एंगल से क्या सोचता हूँ। ये ठीक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक नैरेटिव बनाने का चुनाव में प्रयास करती है, और वो ऐसा करती है कि जन जन तक वो नारा पहुंच जाए। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से लगातार हार मिली है, उससे जो मुझे दिखता है वो यही है कि इफ यू कैनॉट कन्विंस देन कंफ्यूज। इतनी टेक्निकल बातें बहुतों को समझ में नहीं आती, बहुत क्या ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती कि वोटर आईडी में कैसे नाम जुड़ते हैं, कैसे कटते हैं। अब राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विगत 2 हुए हैं,
मैं उसकी बात बताता हूँ, आप क्रमशः घटनाक्रम को देखें और आप खुद सोचें कि उन्होंने, या तो उनकी स्पीच कौन लिखता है, या वो प्रेजेंटेशन देते समय ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा स्किप कर जाते हैं जिससे सेल्फ गोल कर लेते हैं। ये अभी की बात नहीं है, मीडिया के सारे साथी इससे भली भांति परिचित है कि हमेशा हुआ है। आज उन्होंने ऐसा कहा कि कर्नाटका में आलंद में वोटर के नाम काटे गए और राजौरा में जोड़े गए। अब उन्होंने, अगर हम देखें परिणामों को देखें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया है इस बात को, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जो आलंद में 1989 से कांग्रेस नहीं जीती थी, आज वहां पे उनका कैंडिडेट है। जब बात पूरे देश की हो रही है और यहाँ हम एक असेंबली सीट की बात कर रहे हैं, और ठीक है राजौरा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, लेकिन वहां हमेशा से अगर आप एक ट्रेंड देखें तो वो एक ऑल्टरनेट रहा है कि कांग्रेस जीती, फिर दूसरी पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी वहां दूसरी बार सरकार में आई है। पिछले टर्म कांग्रेस का तो कुछ ऐसा अप्रत्याशित होता हुआ नहीं दिखा जिसको इस रूप से जो संज्ञा देते हैं, एक तो बड़ा निगेटिव है, हाइड्रोजन बम, एटम बम ये करेंगे। इस पे मैं आऊंगा कि आखिर ये क्यों होता है। अब अगर हम इसके आगे आपसे बात करें तो सवाल यह है कि जब आरोप इतने गंभीर है तो सबूत क्या है। सबूत यह है कि आप 5 आदमी को ले आए और पूरे देश की बात करते हैं, कोई ऐसा बोले। पिछली बार देखा गया है कि उसमें पलट गए। मीडिया के सामने आप एक तरफा बात रखते हैं, उसी में से आप ही के चैनल या किसी चैनल से काउंटर क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन पूछा जाए। इतिहास में देखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा आपके ऊपर आरोप आएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का, मतलब जो आपसे तीखे सवाल पूछे जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, सवाल नहीं पूछ सकते। हमारे हाथ में क्या प्रिंट आउट है हम बता नहीं सकते किताब में। मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं कि चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर इतने गंभीर आरोप है तो सबूत दीजिए। उन्होंने इससे पहले जब ईवीएम हैक का भी मुद्दा चलाया था, इनके चल नहीं पाते हैं, नैरेटिव ग्राउंड पे उतरते नहीं है, ये दूसरा लेकर के आते हैं। लगातार राफेल से लेकर के आप देखेंगे, और कंटिन्यूअसली इन्होंने प्रयोग ही किया है कि संसद में लड़ाई नहीं हो पा रही है, सड़क में करें तो नीचे तक नहीं आए। जो हैक करने की बात थी हैकाथन, वहां एक आदमी भी नहीं पहुंचा। चैलेंज करने का क्या मतलब है, हम आप पर आरोप लगाए और हम आगे निकल जाए, अब अगला आरोप लगाए, ये भी तो नहीं चल सकता है ना। तो हमेशा जिस पे आरोप लगे उसी की जवाबदारी नहीं होगी ना कि खुद को ही डिफेंड करते रहे। हाँ, इसमें एक पॉलिटिकल मंशा हो सकती है कि आप हमारी पिच पे खेले, हम आपकी पिच पे न खेले। ये बड़ी दूर की बात है। हमेशा जो ट्रेंड सेटर रहा है वो हमेशा नरेंद्र मोदी के द्वारा कैंपेन में इलेक्शन के जो मुद्दे होते थे और विपक्ष उसको डिफेंड करता था। इस बार ये देखा गया है कि ये आरोप लगाते हैं और उधर से डिफेंस आता है, तो थोड़ा सा कम से कम पिच और मुद्दे हमारे यहाँ यह प्रयासित करा। अब सबसे बड़ी बात और सबसे अहम, चुनाव आयोग संवैधानिक पोस्ट कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है बाद में वो जोड़ा गया, कानून के माध्यम से आया, लेकिन संवैधानिक पद होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसने आकर के यह बात कहा कि जो बात आप कह रहे हैं कि एफिडेविट के रूप में दे, क्या होता है शपथ पत्र, ये गलत होने पर, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाना, इससे देश में अराजकता फैल सकती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन के प्रति अविश्वास अगर पैदा हो गया तो यही डेमोक्रेसी के प्रति खतरा है कि जो अल्टीमेटली वॉचडॉग डेमोक्रेसी का चुनाव आयोग। कम से कम आप शपथ पत्र के रूप में दे। इन्होंने क्या कहा, शपथ मैंने संसद में ली है, हमें देने की जरूरत नहीं। वैसे तो सारे सांसदों ने संविधान की शपथ ली है, मुकदमा चल रहा है, उन्हें देने की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन सी कानून। तो इन्हें पता है कि कानूनी दावपेच में हम जाएंगे तो समय भी लगेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, यहां से स्किप करो, नया आओ। मैं एक और इसमें आपको घटनाक्रम बताता हूं कि अगर देखा जाए तो आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ। बहुत दिन से बहुत माहौल बनाया गया, बिहार वाला फेल हो गया, कुछ वो कंक्रीट ग्राउंड पे नहीं आ पाया, इसलिए कि कल पूरा मीडिया में बात हो रही थी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन। कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड था, चुनावी मौसम में न्यूज में बने रहना बड़ा आवश्यक है। और देखिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कम से कम 100 बार राहुल गांधी का नाम आएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये राजौरा सीट है, और इसकी बात आज पहली बार नहीं हुई है। कांग्रेस ने सेम शिकायत इवन ऑफिशियल भी पहले भी दर्ज की है, तो आज नया क्यों था। और आज इतना बड़ा इवेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर के करने के पीछे मंशा क्या थी। ये तो बिल्कुल भी था कि कोई नया फैक्ट नहीं है मेरे पास। एक सीन क्रिएट करो, उसको नीचे तक ले जाओ, एक भ्रम की स्थिति पैदा करो। और इस बात को आप मानिए कि आज के खासकर ये डिजिटल मीडिया के जमाने में वोटर भी पोलराइज हो गया है, सोसाइटी भी पोलराइज हो गया है। जो उस पक्ष का है वो मानने के लिए नहीं तैयार है। आप ट्विटर एक्स पर जाकर के देखिए, लड़ाई होता है। ऐसे स्थिति में कम से कम एक पोलराइजेशन का ये प्रयास होता है कि एक भ्रम फैलाओ और पुरानी हार का, जिस बुरी तरीके से महाराष्ट्र में हारे हैं, हरियाणा में हारे हैं,
वो एक, चाहे वो कार्यकर्ता हो इनके, चाहे वो वोटर हो, इधर ट्रांसफर ना हो पाए, उसका ब्लेम हमारा खराब प्रदर्शन की जगह ये वोट चोरी पे डाल के कंफ्यूज करके या नए फिर से हम लड़ सकते हैं। एक तरीके से जिम्मेदारी से भागने का भी मैं प्रयास देखता हूँ। ठीक है कुमार लेकिन इसमें विवेक मैं जी। एक खतरा भी देखता हूँ। थोड़ा जी। जल्दी से। हाँ जी राखी जी, इसमें मैं एक खतरा भी देखता हूं कि इस तरीके की बातों से, ये जो आज एक पत्रकार ने बड़ा सवाल पूछा था कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, और उनका जो ये, क्योंकि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, सीधा सीधा गैर जिम्मेदाराना कि सरकार पे प्रेशर कम बनाना मेरा काम है, अराजकता फैलाना मेरा काम हो सकता है। देखिए क्या बात बोले हैं, संविधान की रक्षा की बात करते थे और आज कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं हो, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली हु इज द वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। आपने ऑफिशियली कुछ भी मत कहिए, ओरली आइए, आरोप लगाइए, निकल जाइए। प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी कर चुके हैं अपना आंदोलन के बाद, जब पार्टी बनी थी। दोबारा मुझे नहीं लगता कि काटी हांडी बार बार चलेगी। बिना की देखिए ठीक है कुमार विवेक जी, देखिए सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये इस वक्त ऐसी चीज़ आ गई है जिस पे सबकी नज़र है। कौन सही है कौन झूठा है, यदि कोई तथ्य आ रहे हैं तो क्या ऐसे ही रखे जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन से जो मांगा गया वो यदि सामने नहीं रख पा रहे हैं, और यदि रख रहे हैं तो उससे जो महागठबंधन है या कांग्रेस है, यदि वो संतुष्ट नहीं है तो फिर बैठ के बात क्यों नहीं होती? पब्लिक डोमेन में क्यों चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो सिर्फ क्वेश्चन बनकर खड़ी हुई हैं? आरपी श्रीवास्तव जी, कैसे इस मामले का एक समाधान देखते हैं? क्योंकि लगातार ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है, बिहार विधानसभा के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ये मुद्दा है। बार बार ये आता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष जो है इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए कुछ तो है, यदि कुछ नहीं होता तो इतनी चीजें नहीं होती। कुछ तो है, लेकिन उस कुछ तो है के पीछे के सबूत प्रमाण दोनों तरफ से सामने नहीं आ रहे। देखिए राखी, मैं कुमार विवेक जी की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा ना कि हम किसी को कन्विंस नहीं करें तो कंफ्यूज करें। ठीक, हम मान लेते। राजनीति में आज तक जो भी कुछ बातें आई हैं, अक्सर ये प्रयास होता है कोई नैरेटिव बनाने के लिए, जब कोई नेता कन्विंस नहीं कर पाता तो कंफ्यूज करता है। ये कोई राहुल गांधी ही नहीं है, देश के अन्य नेता भी इसी तरह का काम करते रहते हैं। अब रही बात ये, अभी आपने पूछा कि कुछ तो है। भाई देखिए, कुछ तो है, ये जवाब देगा कौन? राहुल गांधी का एफिडेविट देगा, राहुल गांधी कोर्ट में जाएंगे वो देंगे, या फिर ज्ञानेश कुमार जी देंगे? भाई यही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, भले डिफेंड करने सामने आ जा रही हो, लेकिन यहाँ मामला आज का जो पीसी है वो राहुल गांधी वर्सेस क्या है? ज्ञानेश कुमार। और जब राहुल गांधी वर्सेस ज्ञानेश कुमार है तो सवाल जवाब यही होगा। अगर मान लीजिए चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए, कोर्ट में जाइए, वो कहते हैं हम एफिडेविट नहीं देंगे, तो फिर चुनाव आयोग का दायित्व क्या होता है कि जिन तथ्यों को सामने रख रहे हैं उसको क्लियर कर दे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी बात है कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, देखिए सारे माननीय इसी प्रक्रिया के तहत चुन करके संसद में आते हैं, सदन में आते हैं, और जब इसी प्रक्रिया को चुन करके संसद और सदन में आते हैं और सरकारें बनती हैं, तो एक तरह से मान लीजिए कि चुनाव आयोग एक नियंत्रक, अभी मान लीजिए किसी भी सांसद की सदस्यता बर्खास्त करनी हो, किसी विधायक की बर्खास्त करनी हो, तो चुनाव आयोग ही जाते हैं। भले हाई कोर्ट आदेश दे, लेकिन बर्खास्त कहाँ से होते हैं? चुनाव आयोग से होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो अभी प्रेजेंटेशन दिया, इसके पहले प्रेजेंटेशन दिया, कुछ नामों का जिक्र किया, तो उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं पूर्व के 2 चुनाव आयुक्तों का एक बयान सुन रहा था, उसमें साफ साफ था कि पहले भी ऐसा होता था कि जब भी कोई मतदाता कोई शिकायत करता था तो चुनाव आयोग उसका निराकरण कर देता है। आप निराकरण कर दीजिए। ये थोड़े कि मतदाता जाएगा कोर्ट। भाई हमारा नाम डिलीट हुआ तो हम कोर्ट कैसे जाएंगे? हम तो चुनाव आयोग के पास जाएंगे। चुनाव आयोग नहीं करता तब अदालत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन पहली सीढ़ी तो चुनाव आयोग है। अब रही बात है कि जहाँ तक वातावरण का सवाल है, कई चिंता हमारे नेताओं की भी जायज़ है कि इस तरह का जो नरेटिव अगर आम लोगों के बीच में चला गया, जैसे मान लीजिए मतदाता हैं, उनको लगा कि उनका वोट चोरी होता है, ये नरेटिव नीचे तक चला जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने ढंग से उसका नरेटिव सेट करती हैं। तो हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। राहुल गांधी किस ट्रैक पर चल रहे हैं ये तो राहुल गांधी ही जानते होंगे, नहीं, लेकिन आम लोगों को, जब हम आम मतदाताओं की बात करते हैं, इस तरह का नरेटिव नहीं होना चाहिए राखी। और जहाँ तक रही बात, अभी तक जितनी बातों को मैं सुन रहा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर क्या आरोप लगाते, मैं बयान भी सुन रहा था
ये बम नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बम का उपयोग अब दोनों तरफ से होने लगा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एटम बम और ये जो है हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोगों ने बोला फुस्सी बम की बात करते हैं। अब बम भी आ गया इसमें, ये नैरेटिव कहाँ से आ गया? क्योंकि राहुल गांधी इस बात को जानते हैं और आपने देखा होगा कि जो जिक्र हुआ कि कई राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई और तमाम चीज़ें हुई, तो जहाँ पर जो दल अपने नैरेटिव को ज़मीनी स्तर पर ले जाके पहुँचा देते हैं, अब उसको काटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक डर और भी है लोकतंत्र के लिए कि इस तरह की अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठा तो हमारे जो है प्रजातंत्र के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और खतरा भी है। दूसरी बात क्या है, इसका दूसरा पक्ष भी है। तो हम ये चाहते हैं जिसको जो है टीवी चैनल पर बैठ के बोला नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव आयोग को इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये नहीं कि आए और बोल के चले गए, या जो जिक्र किए पिछली बार बड़ा हल्का था वो बयान था चुनाव आयोग का, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे जो है प्राइवेसी भंग होती है। अब बताइए, सारे वोटर तो वोट डालने जाते हैं, हम आप जो है टीवी चैनल और तमाम यूट्यूबर और तमाम लोग उन महिलाओं को जो वोट डालती हैं सबकी फ़ोटो जो फ्लैश करते हैं। तो ये इतना हल्का बयान नहीं देना चाहिए। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग फंसता नज़र आ रहा है। रही बात है कि वहाँ पर कौन से वोट डिलीट हुए, कहाँ नाम काटे गए, ये तो पूरा सार्वजनिक होना चाहिए और सार्वजनिक है भी। जिनके नाम नहीं होंगे, बहुत पहले भी देखा गया कि लोग जिस बूथ पर वोट डालते वहाँ नाम ही नहीं है, वो वोट भी नहीं डाल पाते। ये छोटी मोटी गड़बड़ियाँ कोई चुनाव आयोग बैठ के दिल्ली से नहीं करता, बल्कि निचले स्तर पर BLOs हैं, तमाम हैं, ये लोग इन लोगों के इनके सर्वे और तमाम चीज़ें बताते हैं। तो उन पर भी चुनाव को कसावट करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि अब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग को सबसे ज़्यादा सक्रिय होना, और इस तरह की अगर कोई बातें सामने आ रही हैं तो उसका निराकरण भी चुनाव आयोग को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए जल्दी से। राखी जी, देखिए जितने भी वक्ताओं ने आज अपने विचार रखे, आप अगर उनके सबकी समीक्षा करके पाएंगे तो यही समझ में आएगा कि अब मैच्योरिटी की जरूरत वो बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा दिग्भ्रमण में कोई परेशानी नहीं होगी। सारे के सारे विपक्ष वाले लोग जो है इसी तरह से दिग्भ्रमित होते रहेंगे। बताइए, अभी आरपी श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा था, उसके पहले कुमार विवेक जी को मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पर मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, मैं चुनाव आयोग का पक्ष नहीं रख सकता। मुझे नहीं पता कि क्या चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है आदरणीय न्यायालय की तरफ से। अन्यथा अब ये इंतहा हो गई है। आदरणीय विवेक जी ने एक बात कही कि देखिए कल 17 तारीख थी, आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस था, और उसके बाद राहुल जी आज ही का दिन क्यों चुने और आज ही आके उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। मेरा तो प्रश्न अब रहेगा कि ठीक है नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन क्या मीडिया के बंधु अब अगर ये पुनरावृत्ति होती है इसी अतार्किक वाक्यों, शब्दों और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या मीडिया उसको कवर करेगा या क्या उसको उतना तूल देगा? क्या हमारे मीडिया के बंधुओं के पास और ऐसा कुछ है जो कि देश की जनता को दिखा सकते हैं? मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं एक विचार रख रहा हूं। मैं मेरी हैसियत नहीं है कि मैं मीडिया के बंधुओं पर प्रश्न करूं, मैं तो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन राहुल जी, क्या आपके कंधे पे रख के बंदूक कब तक चलाते रहेंगे? कब तक समाज में ये बांटने का काम करते रहेंगे? कब तक ये जो है भ्रमित करते रहेंगे देश की जनता को? संविधान की कॉपी लेकर के चलते हैं, पता नहीं वो संविधान की कॉपी ब्लैंक है या फुल है, क्या उन्होंने बेसिक भी पढ़ रखी है या कब वो पढ़ेंगे? या कांग्रेस के कुछ लोग जो है हमेशा राहुल जी को इसी तरह से देखना चाहते हैं, इमेच्योर, बचकानी हरकतें करते हुए? प्रदीप जी, मैं प्लीज 1 मिनट क्रॉस करूंगी, इसलिए कि वो कौन सी बचकानी हरकत कर रहे हैं या वो क्यों मैच्योर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप देश में एक लोकसभा के ऐसे नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं, एक ऐसे चेहरे को बचकानी हरकत कह रहे हैं या मैच्योर नहीं कह रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, ये बयान क्या सही है? हाँ बोलिए, आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं, राखी जी, कोई भी व्यक्ति जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है उसका नोटा नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं। कोई भी पत्रकार है उसका नोटा हो सकता है, वो अलग अपने आप को निष्पक्ष रख सकता है, लेकिन सीधे उसकी फर्टेनिटी में वहां तो सारे पत्रकार बंधु रहते हैं ना, तो ये टारगेटेड क्यों होता है? क्या आप कोई भी अगर सवाल आपसे पूछता है तो आप उस पर बोल देते हैं कि बीजेपी की टी शर्ट पहन लो या बीजेपी के तुम सपोर्टेड हो? क्या इसको बचकाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी मर्यादा है, एक बहुत बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी है। अगर राहुल जी उस पर नहीं खड़े उतर रहे हैं तो उन्हीं को क्रोध नहीं आता है, हमारे जैसे आम नागरिकों को भी क्रोध आता है और हम अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकते हैं।
देखिए चलिए एक दो बातें हैं वो मैं बहुत क्लियर कर दूं। पहली चीज़ तो ये कि राहुल गांधी ने जब भी ये बातें जिस तरीके से भी बोली थी, उनका मत था, उनसे पूछा गया, उन्हें एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि आप हमें क्यों दिखाएंगे। तो ठीक है, उनकी सोच है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ये बात करना कि कब तक इन सारी चीज़ों को मीडिया दिखाता रहेगा। तो देखिए सर, विधानसभा चुनाव है बिहार का, वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, तो अब मीडिया का तो काम है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो राहुल गांधी चाहे 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो भी दिखानी पड़ेगी। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहेगी वोट चोरी पे, हमें आना ही पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन बोलेगा तो भी दिखाना पड़ेगा। तो ये तो बात ही नहीं है कि कितनी बार उनको बार बार दिखा के हाईलाइट किया जाए। ये था आपकी बात का जवाब। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। राखी जी देखिए, राहुल गांधी जितनी बातें बोलते हैं उस पर सभी लोग तर्क करते हैं। क्या किसी अन्य इस देश के नागरिक का अधिकार नहीं है कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके मर्यादा में रह करके? और दूसरी बात एक और मैं तथ्य रखना चाह रहा हूँ कि देखिए, राहुल जी लगभग 90 चुनाव हार चुके हैं, 90 चुनाव हार चुके हैं। और इसके आगे अब मैं, चूंकि आपने कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों पे अभी सहमति नहीं है या आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब एक आप पसंद नहीं कर रहे हैं कि मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं, तो मैं बस केवल इतना कह करके अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा कि देखिए, राहुल जी 90 चुनाव हार चुके हैं। क्या इसके आगे मेरा कुछ कहना उचित रहेगा? मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे इसके आगे कुछ कहना चाहिए। ये निराशा है, केवल निराशा है, और बस अब मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, 90 चुनाव हारने वाला भी यदि आज उस जगह पे है और एक चेहरा बनकर अपनी टीम को लीड कर रहा है और इतने बड़े मुद्दे को बढ़ा रहा है, तो सर हम उस चीज़ को हम नकार भी नहीं सकते। देखिए, मोदी जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि वो एक आम लीडर होते, प्रधानमंत्री भी नहीं होते, लेकिन उनकी ताकत, उनका ऑरा इतना मजबूती से होता कि वो किसी इस तरह के मुद्दों पर बात कर रहे होते, तो वह देखिए पड़ला तो उनका भी भारी होता। मैं ऐसे मत सोचिए कि हो सकता है आपको लग रहा है मैं आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूं या मैं कांग्रेस पार्टी का तो पक्ष रख नहीं रही। सर, मुझे जो समझ में आ रहा है आपकी बात से, मैं उस पर बात कर रही हूं। तो सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है। फाइनल राखी जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब आपके इस माध्यम से अगर मैं विनती करूं, तो 90 चुनाव हारने के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करने की अपेक्षा, अगर वो चुनाव आयोग को गाली देने की अपेक्षा अगर वो अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, तो शायद उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा के लिए अच्छी बात है। सर, हम लास्ट लोकसभा को भी देख लें, ये तो विधानसभा चुनाव है, लेकिन पिछले जो लोकसभा के नतीजे हैं उन सारी चीजों को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ा है या महागठबंधन का बढ़ा है, तो बड़े रहने दीजिए ना। हम क्यों, उनको नहीं लग रहा होगा, वो 90 हारे चाहे 100 हार जाएं, उनको लग रहा है, उनमें कॉन्फिडेंस है और वो बिहार इलेक्शन निकालेंगे, तो निकालने दीजिए। हम और आप क्यों एक व्यक्तिगत टिप्पणी उनके किसी भी मनोबल पर करें? ठीक है, मैं और आप बात करेंगे ना प्रदीप जी, आप कुछ बोलेंगे फिर मैं यहाँ से कुछ क्रॉस करूंगी। एक सेकंड, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, राखी जी। लेकिन आप बताइए, लोकतंत्र में सेकंड रनर को क्या सीट मिलती है क्या सदन में, या कोई सरकार बनाता है क्या? सर, अब सरकार बनाने की बात मत करिए सर, वो तो फिर देखिए जो जीता वही सिकंदर, जो जीतता है फुल फ्लैश सरकार उसकी होती है। अब मैं तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि आपके राइट और लेफ्ट में कौन है, तो फिर क्यों आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जहां सब तरफ से क्रॉस होता जाए? राखी जी 2004 से लेकर के अब सर, हम और आप अकेले नहीं है इस चर्चा में। प्रदीप जी, मैं और आप अकेले इस चर्चा में नहीं है, बाकी लोगों को बोलने दीजिए, समय बहुत तेजी से हो रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रेम सागर जी, बोलिए। ये किस तरीके से चुनाव जीतते हैं, ये तो पांच सीट भी जीत के सरकार बना लेते हैं और बना हुआ सरकार को भी तोड़ देते हैं। ये तो अजूबा कर ही रहे हैं, इनके पास तो पूरा अनुभव है। लोग, पूरे देश जान रही है कि कैसे महाराष्ट्र में, कैसे असम में, कैसे ये सरकार को खरीद लेते हैं, फरोख्त कर देते हैं, कैसे तोड़ देते हैं। ये तो इनके पास अनुभव है। इस पे आरोप लगाते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला जो है हो गया, अजीत पवार कर दिया, उसको भी जो है ये उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ही, इसमें कौन सा शक है। रही बात कि आप जो आज मुद्दा पे बात कर रहे हैं, एक भी मुद्दा पे बात जो है सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर रहे जिन पे आरोप लगा है। एक भी हमको नहीं लगता कि आम आदमी जो ये डिबेट को देख रहा होगा वो सत्ता पक्ष से कुछ होगा। अरे, आप पे आरोप लग रहा है, आप कह रहे हैं कि लोगों का वोट जो है चोरी का मामला आ रहा है, पूरा देश में यात्राएं हो रही है, ये आम जनमानस का एक मुद्दा बन गया है, वोट चोर गद्दी चोर। और आप पूरा सबूत जो है अगर है नहीं, तो फिर हम किस बिंदु पे हम केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहां हमको सबूत दिखाना होगा वहां सबूत दिखाएंगे।
जब कोर्ट हमसे एफिडेविट मांगेगी तो हम देंगे। हम कोर्ट का कहाँ अवहेलना कर रहे हैं? कोर्ट जो है ऐसे थोड़ी केस कोर्ट में चल रही है। रहा बात अब जो लोगों को बोल रहे हैं कि मतदाता, तो मतदाता तो सरकार से इतनी नाखुश है कि अब तो एक चीज रखे ना आपके, अगर आप सरकार से खुश नहीं है, किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा को वोट दे दीजिए। आप दिल्ली चुनाव में देखे होंगे कि एक जगह तो नोटा जीतते जीतते बच गया, दूसरे स्थान पे नोटा रह गया। तो कौन सी विधानसभा में? कौन सी विधानसभा में? नहीं, कौन सी विधानसभा में? नहीं, इस तरह से भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। पता नहीं कौन सी विधानसभा में ये आप बताना चाह रहे हैं और केवल बोले जा रहे हैं। इसे नहीं है डिबेट में, इनको चुप करा दीजिए। जब ये बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, इनको कहाँ कोई टोका टिप्पणी कर रहा था? ये तो आधा भाषण तो यही दिए हैं पूरे डिबेट में, और इन्हीं से बुलवा लीजिए क्या ये बोलना चाहते हैं। हम चुप हो जाते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। कौन सी विधानसभा में? अरे सर, वो थोड़ी तय करेंगे उन्हें कब बोलना है नहीं बोलना है। आप तो अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी जल्दी से। हम ये बोल रहे हैं कि आम जनमानस में सरकार के प्रति इतनी अविश्वसनीयता हो गई है कि उनको यह परवाह ही नहीं है कि हमारा वोट कट जाए या वोट रहे। इसका फायदा पूरी तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी उठा रही है। आप चले जाइए, हम जहां से आते हैं, हम लोग ये विधानसभा का नाम पूछा, इनको गांव का नाम बता देंगे। जानते हैं क्या ये लोग बूथ स्तर पर क्या जानते हैं? केवल स्टूडियो में बैठ के भाषण देने से क्या हो जाता है क्या? दुनिया चांद और मंगल पर जा रहा है और लोगों को प्रेम सागर जी व्यक्तिगत नहीं होते हैं, नहीं तो मैं आपसे ज्यादा बढ़िया व्यक्तिगत हो सकता हूँ। चलिए, अब 1 मिनट रुकिए। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है प्लीज, क्योंकि मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज अपनी बात रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के, और आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के आइकॉन हैं और देश की जनता की आवाज है, उनको ये उनकी बात को, जो गंभीर बात है इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, उसको ये कह रहे हैं कि ये बचकानी हरकत कर रहे हैं। तो ये उस तरह के चोर की कैटेगरी में ऐसे लोग माने जाते हैं जो सेध में बैठ करके और कान के पास हाथ लगा करके बड़ा तेज तेज से आल्हा गाते हैं, कि उसको कहा जाता है कि जबर चोर सेध में आल्हा गावे। हमारे जो है हिंदी पट्टी में ऐसे चोरों को कहा जाता है। लेकिन ये विश्वास रखें कि हिंदुस्तान के संविधान में और हिंदुस्तान के आम नागरिकों में सब में ये ताकत है कि ऐसे लोगों को सही स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा, और समय का इंतजार करें, सबको माकूल जवाब मिलेगा और सबका जो है, सबको माकूल जो है पनिशमेंट मिलेगा। इसके लिए तैयार नहीं लोग। सही, मुझे देखिए, ऐसे ही नहीं, पूरे जो है बिहार का एक एक बच्चा जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। लोगों के मन में इस बात का विश्वास जगा है, और जिस तरह से ये मुख्य चुनाव आयुक्त जी जो है मिली भगत कर रहे हैं और जो बात रख रहे हैं, थोथी बातों को रख रहे हैं, उससे जो है जनता में एक तरह से चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये आग जो है पूरे देश में फैल रही है। चलिए राजेश जी, क्योंकि समय की सीमा में 1 मिनट रोक रही हूँ। मुझे तो बस इतना समझ में आता है, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत कम शब्दों में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसी जगह पे स्थिर हैं, उसी जगह पे लड़ रहे हैं। अब ये अपना जो हाइड्रोजन बम तैयार कर रहे हैं और उधर से जो एटम बम की तैयारी है, ये उसी को फोड़ लें तो पता चल जाएगा कि किसके बम में कितना दम है। नहीं, देखिए राखी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सवाल मतदाताओं के विश्वास का है, और भारत के लोकतंत्र में एक बात तो तय है कि आज की डेट में मतदाता जो है चुनाव आयोग पर बहुत विश्वास करता है, और चुनाव आयोग के ही अपने वोट जो हैं, ये अपने कीमती वोट को देता है ताकि लोग चुन करके जाते हैं संसद में, विधानसभाओं में जा करके यहाँ देश की जो है व्यवस्था को संभालते हैं। सवाल ये है कि आज चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त को सीधे राहुल गांधी ने निशाने पर लिया है, तो इसमें कोई एक्शन लेना तो चुनाव आयोग ले सकता है। जब वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है तो क्यों पीछे हट रहा है? उनको क्यों बोला जाइए, एफिडेविट दीजिए, करिए? चुनाव आयोग भी तो उस पर कार्रवाई कर सकता है। जब चुनाव आयोग माननीयों को हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है, तो अगर कोई ऐसे झूठी बातें कर रहे हैं तो राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करना चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी एक के बाद एक पीसी कर रहे हैं,
और आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देखें कि आखिर है क्या। ये पूरा देश जानना चाहता है, ये हकीकत जानना चाहता है राखी पूरा देश कि इस मसले का हल निकले और इसका कोई सफाई इस तरीके से आए ताकि लोग उसको ऑथेंटिक माने। बार बार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है, विपक्ष की बात है, वो इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है और होगा, क्योंकि वो यदि कुछ चीजें ला रहे हैं तो कुछ तो है उसके पीछे। सत्ता पक्ष इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगे हैं उन्हें अपनी बातों को क्लियरिटी के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब पूरा मुद्दा जो है वोट चोर नारा दे दिया गया है अब तो बिहार में, बताइए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो पब्लिक डोमेन में जो मैसेज जा रहा है वो हमारी चुनावी प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका पटाक्षेप जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होगा ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और कहीं ना कहीं ये बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उन्हें प्रभावित जरूर करेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।